हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी दीपक जोशी। वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है हम अपना ऑर्गेनोमेटालिक्स का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें हम जो है पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, पढ़ेंगे नेचर, पढ़ेंगे मेटल कार्बोनिल का, बॉन्डिंग कैसी होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, कार्बोनिल्स में कैसी बॉन्डिंग होती है, किस तरह से जुड़ते हैं। और जो कार्बोनिल्स हमें यहाँ पर पढ़ना है वो पढ़ना है 3D मेटल्स का। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, पूरा देखिए। एंड आई एम श्योर कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पढ़ते रहिए, आराम से नोट्स बनाइए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हमको पढ़ना है, ठीक है, सबसे पहला जो है हमारे पास कंपाउंड वो है NiCO4। इसको बोलते हैं निकिल टेट्रा कार्बोनिल। Na को क्या बोलते हैं, निकिल। CO को बोलते हैं कार्बोनिल। ठीक है, और ये नंबर्स में क्या है, 4 है, तो इसलिए टेट्रा यहाँ पर आ गया, निकल टेट्रा कार्बोनिल। तो इसकी जो है प्रिपरेशन देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो प्रिपरेशन में हम करते क्या है कि जो कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल यानी इसको हम क्या करते हैं, जो निकिल होता है फाइनली डिवाइडेड मतलब पाउडर फॉर्म, फाइनली डिवाइडेड मतलब पाउडर फॉर्म निकिल के प्रेजेंस में। ठीक है, निकल लेते हैं, फाइनली डिवाइडेड निकल लेते हैं और 60 डिग्री सी पर इसको हीट कराते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने निकल लिया, 4 कार्बोनिल के मॉलिक्यूल लिए, तो क्या बना हमारे पास, NiCO4। तो इसको क्या बोलेंगे, निकिल टेट्रा कार्बोनिल। दूसरा जो मेथड है इसको बनाने का वो है कि आप क्या करो कार्बोनिल से, ठीक है, कार्बोनिल को क्या करो, एल्कलाइन सस्पेंशन, ठीक है, NiCN2, ठीक है, NiCN2 निकिल साइनाइड के साथ क्या कराओ, इसको रिएक्शन करा दो, या फिर NiS निकिल सल्फाइड। NiS को क्या बोलते हैं, निकिल सल्फाइड। मतलब कार्बोनिल की जो है आपको रिएक्शन करानी किसके साथ, NiCN के साथ, NiCN वोल्टाइज। एल्कलाइन सस्पेंशन होता है यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल का मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो पहला जो रिएक्शन है हमारे पास वो है NiCN वोल्टाइज, 4 CO के मॉलिक्यूल लेंगे, तो क्या बनेगा, NiCO4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगेन निकिल टेट्रा कार्बोनिल। फिर क्या करेंगे, दूसरे भी हम करा सकते हैं, हम NiS के साथ भी करा सकते हैं। NiS को आप बोलते हो निकिल सल्फाइड। निकिल सल्फाइड के साथ अगर आप 4 CO को रिएक्शन कराओगे तो आपका बनेगा NiCO4 प्लस सल्फर यहाँ से अलग हो जाएगा। क्लियर है, तो ये तो थी इसकी प्रिपरेशन। अब यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, NiCO4 की। ठीक है, NiCO4 की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो ये NiCO4 होता क्या है, कलरलेस होता है, रंग नहीं होता कोई इसका, कलरलेस लिक्विड होता है। 43 डिग्री सी पर ये बॉयल करता है। ठीक है, 43 डिग्री से इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर में इंसॉल्युबल होता है। क्वेश्चन ये आता है कि बताओ दिए गए कंपाउंड्स में से इंसॉल्युबल कौन है वाटर में, तो आंसर आपका NiCO4 होगा। और हाईली पॉइजनस होता है। ठीक है, हार्मफुल होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है, H2SO4 के साथ। तो जब ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा निकिल टेट्रा कार्बोनिल H2SO4 एसिड के साथ, तो ये बनाता है निकिल सल्फेट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, यहाँ से SO4 अंदर हो जाता है और यहाँ से 4 CO बाहर निकल जाते हैं, प्लस H2 मिलता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है गैसियस HCl के साथ भी ये रिएक्शन शो करता है। ठीक है, गैसियस HCl, तो HCl के साथ जब ये रिएक्शन करेगा निकिल टेट्रा कार्बोनिल, तो आपको देगा NiCl2। NiCl2 को बोलेंगे निकिल डाइक्लोराइड। Cl 2 है ना, तो 2 के लिए क्या आ गया, डाई, तो निकिल डाइक्लोराइड प्लस 4 CO मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, निकिल टेट्रा कार्बोनिल का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है निकिल टेट्रा कार्बोनिल का, वो हमने वैसे पहले भी डिस्कस करा था और आज भी डिस्कस करते हैं। तो देखो जो XRD करते हैं, XRD मतलब एक्सरे डाइफ्रैक्शन, सॉलिड स्टेट में हम XRD पढ़ते हैं। तो जब हम इसका XRD करते हैं तो जो निकिल टेट्रा कार्बोनिल है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अभी हम देखते हैं इसको टेट्राहेड्रल किसको बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी जो संरचना होती है वो टेट्राहेड्रल टाइप की होती है। ठीक है,
तो देखते हैं NiCO4 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखो निकिल जो है सेंट्रल एटम है, 4 CO, NiCO4 है ना, यानी निकिल तो बीच में आएगा और 4 CO लगेंगे, एक CO ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो अगर यहाँ पे कोई पूछे कि निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सेंट्रल एटम का, तो 4, क्योंकि 4 CO ने इस निकल को घेर रखा है। क्लियर है जी। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और मैंने बोलता जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हमेशा क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी निकिल की। ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं, जैसे देखो जो NiC बॉन्ड है ना, ये वाला निकिल, ये वाला जो बॉन्ड है निकिल कार्बन का जो बॉन्ड है NiCO बॉन्ड है, इसके कितने हैं हमारे पास, कितनी यूनिट्स है, 4 यूनिट है NiCO। एक यहाँ से है ये वाली, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक ऊपर। तो NiCO की कितनी यूनिट है, 4 लीनियर यूनिट है। लीनियर मतलब ये एक लाइन में है। क्लियर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास कि जो निकिल कार्बन है, ये निकिल और कार्बन ये वाला जो बॉन्ड है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1.82 एंगस्ट्रम। ठीक है। और जो कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन मतलब ये वाला, ये जो बॉन्ड है इनके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.15 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर है जी। तो ये इसकी हमने आपको स्ट्रक्चर डिस्कस करा। देखो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है जी, 4 में से एक कहाँ जाएगा, s में, बाकी बच्चे 3 p में। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो। ठीक है। अब नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन। यहाँ पर ध्यान देना, देखो ये जो, अगर देखो मानो अगर कार्बोनिल अकेला है, अगर कार्बोनिल अकेला है, कार्बोनिल जो है NiCO4 में नहीं है, कार्बोनिल इंडिपेंडेंट है, फ्री है, तो उस समय जो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर ये जो कार्बोनिल है NiCO4 के साथ कंबाइन हो गया तो उस समय जो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो हो जाती है 2063 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जब CO फ्री है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2143 सेंटीमीटर इनवर्स है, और जब ये निकिल टेट्रा कार्बोनिल के साथ कंबाइन हुआ तो इसकी जो ये वाली वैल्यू, सेकंड वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये घट गई। इसका रीज़न यह है कि यहाँ पर जो है कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है। ठीक है। जो कार्बोनिल होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, घट जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर के घटने से क्या होता है कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी घट जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है ऑर्बिटल डायग्राम। देखो यार ऑर्बिटल डायग्राम मैं इसके पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, जहाँ पे मैंने इस तरह से आपको बताया था, ये डी के बॉक्स बनाए थे, फिर एस का बनाया था, पी के बनाए थे, फिर वहाँ पे ऐसे ट्रांजिशन दिखाए थे, मतलब एक्साइटेशन दिखाई थी। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, तो उसको डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो लंबा होगा, आपका भी टाइम जाएगा। तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिन्होंने देखा होगा उनको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है आयरन पेंटा कार्बोनिल। आयरन पेंटा कार्बोनिल हम बोलते हैं FeCO5। Fe को बोलते हैं हम आयरन, इसको बोलते हैं आयरन। 5 कार्बोनिल है इसलिए यहाँ पे पेंटा लगा। ठीक है। पेंटा कार्बोनिल, पेंटा मतलब 5 होता है। तो इसकी प्रिपरेशन देखते हैं सेकंड कंपाउंड की। तो अगर आप यहाँ पे कराओ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कराओ, ठीक है, कार्बोनिल का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कराओ किसके साथ, आयरन मेटल के साथ। तो जब आयरन और 5 कार्बोनिल के रिएक्शन करोगे 200 डिग्री C और 100 ATM पे 100 ATM प्रेशर है यहाँ पे। ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, FeCO5 बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्या करो, देखो Fe2, ठीक है, फेरस आयोडाइड के साथ आप क्या करो, 5 CO को रिएक्ट कराओ 2 कॉपर के प्रेजेंस में, 2 कॉपर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में, सेम कंडीशन 200 डिग्री C 100 ATM। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, FeCO5 आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है जी। तो ये तो प्रिपरेशन थी, डायरेक्ट आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेंगी। इनऑर्गेनिक रिएक्शन है क्योंकि, तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन में हम ज़्यादातर मैकेनिज्म पे फोकस नहीं करते। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो इसकी जो प्रॉपर्टी है किसकी, FeCO5 की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर तो ये येलो लिक्विड होता है, क्या होता है ये येलो लिक्विड होता है। दूसरा यहाँ पर ये किस में सॉल्युबल होता है,
ये सॉल्युबल होता है मिथाइल में, अल्कोहल में, ईथर में, आपका एसीटोन में, आपका हेक्सेन में, सॉरी बेंजीन में। C6H6 क्या होता है? बेंजीन। तो इन सब में जो ये घुलनशील होता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी, सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं ध्यान रखनी होती हैं, बस इंपॉर्टेंट वाली। नेक्स्ट जो है इसकी जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी वो है डिकम्पोजिशन। तो जब आप क्या करोगे, FeCO5 के मॉलिक्यूल को, ठीक है, इसको आप क्या कराओगे, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है हीटिंग। 250 डिग्री C पे हीट कराओगे तो आयरन अलग हो जाएगा और 5 कार्बोनिल के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर है एक्शन ऑफ UV लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे आप यहाँ पे। तो जब आप FeCO5 के मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, तो एक CO जो है यहाँ से बाहर हो जाता है। क्या होता है? एक CO वो बाहर हो जाता है, तो ये बनता है Fe2CO9 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं FeCO5 की, तो ये क्या बनता है? FeSO4। यहाँ से जो है ये SO4 जो है CO को बाहर करता है, तो 5 CO यहाँ से निकलता है, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी निकलते हैं। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये अमोनिया के साथ भी रिएक्शन करता है। तो जब आप आयरन पेंटाकार्बोनिल को वाटर के प्रेजेंस में NH3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा FeCO4H2, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस NH2COOH, इसको बोलते हैं क्या? NH2COOH को बोलते हैं कार्बामिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन विद NO, नाइट्रोसिल या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे 95 डिग्री C पे तो FeCO2 NO2 बनेगा। ठीक है, 2 कार्बोनिल और 2 NO जुड़ेंगे। ठीक है, और 3 CO यहाँ से बाहर होंगे। ठीक है जी, 3 CO क्या होंगे यहाँ से बाहर। जब यहाँ से 3 CO बाहर हो गए तो 2 CO तो बचेंगे, और यहाँ पे 2 NO जुड़ेंगे तो NO2 लग गया। क्लियर है। नेक्स्ट है एयर के साथ इसकी रिएक्शन। एयर के साथ इसकी रिएक्शन क्या होती है, देखो, जब भी आप 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे FeCO5 के और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के साथ इसे बर्न करेंगे तो यहाँ पे बनेगा ट्वाइस Fe2O3 और 2 CO के मॉलिक्यूल बनेंगे। क्लियर है जी। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं हल्का फुल्का। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है कि देखो, ये यहाँ पे ना FeCO5 एक येलो लिक्विड होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 20 डिग्री C और बॉइलिंग पॉइंट इसका 103 डिग्री C होता है। ठीक है, ये कैसी ज्योमेट्री होती है? रेगुलर ट्राइंगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। और यहाँ पर जो आयरन और कार्बन, ये आयरन कार्बन ये वाला जो बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1.83 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डायामैग्नेटिक होता है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेयर होंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह। पूछ सकता है कि FeCO5 कैसा है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, दोनों शो करता है या कोई भी शो नहीं करता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन एटम इज ट्रिपली बॉन्डेड। जो ये कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल में जो ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो क्या है? ट्रिपली बॉन्डेड। ट्रिपली का मतलब होता है 3, ट्रिपली बॉन्डेड टू द कार्बन इन कार्बोनिल। ऑक्सीजन एटम इज ट्रिपली बॉन्डेड टू द कार्बन इन द कार्बोनिल। ये जो ऑक्सीजन है ट्रिपली बॉन्डेड है किस में? किसके साथ? कार्बन के साथ, और ये पूरा क्या है? कार्बोनिल है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आयरन की क्या होगी? आयरन की हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे DsP3। ठीक है, DsP3। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका? क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पे? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा। ठीक है जी, तो ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल क्यों बोल रहे? देखो, एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है ना, तो एक ऊपर के बीच में, मान लो ट्राइंगल के बीचों बीच आयरन रखा है, तो उस आयरन से एक CO ऊपर एक CO नीचे, तो देखो पिरामिड टाइप बन गया। क्या बन गया? पिरामिड टाइप। इस तरह से पिरामिड बनता है। ठीक है, इसका आप उस पर गूगल पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 3D स्ट्रक्चर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आयरन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी आयरन की? DsP3, पहले भी डिस्कस करा है। अब देखो इसका ना और ऑर्बिटल डायग्राम हमने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ पे बस मैं इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल। हाँ, इसका हम पूरा डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल डायग्राम, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस नहीं करा। तो CrCO6,
तो देखो इसकी जो प्रिपरेशन है, सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। हेक्सा क्यों, क्योंकि 6 कार्बोनिल है, 6 के लिए हेक्सा वर्ड यूज आता है। तो क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल कंपाउंड नंबर 3 है। तो ये CrCl3 और कार्बोनिल के साथ किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये H- डोनर होता है, हाइड्राइड आयन डोनर होता है। 175 डिग्री सी पे इसको हीट करेंगे 70 ATM पे, 70 ATM प्रेशर होना चाहिए। तो आपको मिलेगा CrCO6 प्लस LiCl प्लस AlCl3 मिलेगा आपको। क्लियर है जी। अब हम CrCO6 की प्रॉपर्टी देखते हैं कि होता कैसा है आखिर में। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, सफ़ेद कलर का होता है। और इसके जो क्रिस्टल होते हैं CrCO6 के जो क्रिस्टल वो हम बोलते हैं कण, जैसे चीनी के कण होते हैं। ये सॉल्युबल होते हैं किसमें, ईथर में, CCl4 में एंड C6H6 यानी बेंजीन। बेंजीन एक सॉल्वेंट है, ये सब सॉल्वेंट है, इनमें ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। CrCO6 घुलनशील होता है इनमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कि इट डज नॉट रिएक्ट विद एयर एसिड्स एक्सेप्ट HNO3। ये ना केमिकली इनर्ट होता है, किसी के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करता, ना तो ये एयर के साथ रिएक्शन करता है ना एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है। बस ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, HNO3 के, यानी नाइट्रिक एसिड। इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट जो है इसका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मेरे को। ठीक है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है कि देखो जो CrCO6 है, इसको पिरिडीन मैंने कल पढ़ाया था वीडियो में। अभी मैं वहाँ पर जो है वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही, तो वो भी अभी मैं क्वेश्चन 27 से आई थिंक वहाँ पे वॉइस प्रॉब्लम है, तो मैं वो डिस्कस करूँगा। अभी वहाँ से मैं दोबारा वीडियो बना के अपलोड करूँगा। ठीक है, आप उसकी टेंशन ना लें। तो यहाँ पर देखो पिरिडीन बोलते हैं इसको। तो पिरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि 2 पिरिडीन अंदर जाएंगे, CO4 बाहर निकलेगा। ठीक है, CO4 बाहर निकलता है। फिर दोबारा पिरिडीन जाएंगे, ठीक है, पिरिडीन दोबारा से पिरिडीन की रिएक्शन कराएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो CrCO7 और कितने पिरिडीन जुड़ेंगे, 5 पिरिडीन। तो ये वाला जो कंपाउंड होता है, यहाँ पे इसको Cr करना, ये वाला जो कंपाउंड होता है ये होता है येलो ब्राउन सॉलिड। ठीक है, येलो कलर का होता है। और ये वाला जो कंपाउंड होता है वो होता है येलो रेड सॉलिड, येलो रेड कलर का होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब हम इसका ना स्ट्रक्चर देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर में देखो ये ना, जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये होता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या होता है ये, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा मतलब 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑक्टाहेड्रल शेप है। ठीक है, क्रोमियम और कार्बन, ये जो क्रोमियम और कार्बन का जो ये बॉन्ड डिस्टेंस है, और जो कार्बन ऑक्सीजन, ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड की लेंथ है वो कितनी है, 1.92 एंगस्ट्रॉम और 1.16 एंगस्ट्रॉम। जो क्रोमियम है, यहाँ पर क्रोमियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। क्या होगी, D2sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितने CO ने घेर रखा, 1 2 3 4 5 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। उसके अलॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन मैंने ट्रिक से सॉल्व कराना भी सीखा था, D2sp3। ठीक है, तो क्रोमियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहाँ पे, D2sp3 होगी। और लास्ट जो इसका पॉइंट याद रखना है कि CrCO6 भी डाया मैग्नेटिक होता है, मतलब यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, कोई भी अनपेयर्ड नहीं होगा। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं CrCO6 का, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखो क्रोमियम एटम को लो, किसको लो, क्रोमियम एटम को लो, क्रोमियम एटम। क्रोमियम जब फ्री क्रोमियम है, फ्री क्रोमियम मतलब समझे, जब ये Cr अलग है, CO के साथ इसने रिएक्शन नहीं करी, तो उस समय जो इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d5 4s1। ठीक है, तो 3d5, तो 3d में मैंने बोलता इस तरह से बनाते हैं 3d को, 5 वो होते हैं और सब शेल्स होते हैं। तो कहाँ कहाँ भरेंगे, देखो 5, एक इसमें भरो, पहले सिंगली भरते हैं, 1 1 1 5 भर गए, क्योंकि D में 5 ही थे तो 5 भर गए। S में यहाँ पे कितना है, 1 है, S1 है ना, तो S में भी कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो ये कार्बोनिल होता है, जो ये कार्बोनिल होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ये क्या कराता है आपका, ये आपका पेयरिंग कराता है। क्या कराता है, पेयरिंग। मतलब ये करेगा क्या कि
कि मान लो कोई सिंगल है, ऐसे सिंगल सिंगल है ना, उनका जोड़ा बना देगा ये इस तरह से, ठीक है। तो ये कार्बोनिल क्या करता है, एक पंडित की तरह बिहेव करता है, ठीक है, पूजा पूजा करा देगा फिर। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है, जब अब क्या होगा, ध्यान से दो, ध्यान देखो, अब जब क्रोमियम जो एटम है वो मान लो अब वो किसके साथ कंबाइन कर गया, 6 CO मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करा और CrCO6 बनाया, तो उस समय भी क्या होगा देखो। अब जो ये वो है ना, यहाँ पर जो भी ये सिंगली फील्ड है, आप CO जुड़ गया ना CO के साथ, तो अब जो पहले सिंगली थे अब ये क्या हो जाएंगे, पेयर में आ जाएंगे, पेयरिंग बना देंगे। तो इसका 2 पेयर यहाँ से बना, इसका पेयर यहाँ से बना, इसका पेयर यहाँ से बना, तो देखो पेयरिंग बना दी। या फिर इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ये यहाँ एक्साइट कर जाता है, ठीक है। तो देखो कितने पेयर बने, 3 पेयर बने ना। तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, कोई ऐसा सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इस तरह से भरा हो, कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना यहाँ पे। तो इसका मतलब जब भी ऐसा हो, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो क्या होता है, कंपाउंड डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, डायामैग्नेटिक कंपाउंड। क्लियर है, तो इसलिए जो है डायामैग्नेटिक है। अब यहाँ पर देखो कि जो CrCO6 है, अब इसके मॉलिक्यूल में क्या होगा देखो। अब जब भाई 6 CO तभी तो जाएंगे Cr के पास, क्रोमियम के पास तभी तो जाएंगे जब उसके ऑर्बिटल खाली होंगे, जैसे ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली खाली, तभी तो जाएगा, जगह भी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो जो 3D मेटल्स होते हैं ना, 3D मेटल्स, D ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं उनके D ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, D ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं, ठीक है। हाफ फिल्ड होते हैं, एम्प्टी तो नहीं होते, हाफ फिल्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन P खाली रहता है, P और S जो है हाफ खाली रहता है या फिर हाफ फिल्ड रहता है, कहीं कहीं पे फुली फिल्ड, लेकिन P तो खाली रहता है ऑल। तो यहाँ पर जो है क्या, तो उनका जो है यहाँ पर P और D ऑर्बिटल में क्या है, जगह बच जाती है, इसलिए जो CO है, CO जो है क्रोमियम के खाली पड़े हुए ऑर्बिटल्स में जो है जाके सब्सटीट्यूट या अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, क्योंकि हमें पता है कार्बोनिल जो है पाई डोनर भी है और सिग्मा एक्सेप्टर भी है, ठीक है। तो बस यहाँ पर क्या हो गया देखो, कहाँ कहाँ क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन, 2 तो D में दिए, 2 D में दिए कार्बोनिल के, 1 S में दिया आपको और 3 P के दिए, तो D2sp3। तो ऐसे आई इसकी हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ते हैं हम, डाईमैंगनीज डेक्का कार्बोनिल, ठीक है, डाईमैंगनीज डेक्का कार्बोनिल, इसका फॉर्मूला होता है Mn2CO10। डाईमैंगनीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई दो हैं, मैंगनीज, Mn को मैंगनीज बोलते हैं। डेका मतलब होता है 10, क्या होता है, डेका का मतलब 10, और CO का मतलब क्या होता है, कार्बोनिल का मतलब होता है CO। तो 2 मैग्नीशियम इसलिए दो मैंगनीज, तो डाई मैंगनीज। कार्बोनिल 10 है तो 10 के लिए डेका और कार्बोनिल। क्लियर है। इसकी जो ये कंपाउंड 4 है, 3-4 कंपाउंड और बचे हैं, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में लाने की कोशिश करूँगा जल्दी ही, कल या परसों, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरी तरफ से जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है देखो, प्रिपरेशन में क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे करें कि MnI2 लेते हैं, ठीक है, मैंगनीज डाइआयोडाइड लेते हैं और 10 कार्बोनिल के प्रेजेंस में मैग्नीशियम के साथ इसके रिएक्शन कराते हैं। अब किसके प्रेजेंस में, डाईइथाइल ईथर, या फिर उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का काम होता है एक्वस मीडियम को प्रोवाइड कराना, ठीक है, बाकी वो कुछ नहीं करता। और 25 डिग्री C और 210 ATM प्रेशर पे इसको हीट करेंगे तो आपको मिलेगा Mn2CO10। Mn2CO10 यानी डाईमैंगनीज डेक्का कार्बोनिल, ठीक है, और 2MgI2 भी आपको साथ में सेकेंडरी प्रोडक्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर है इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखो क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। Mn2CO10 ये गोल्डन येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। गोल्डन येलो क्रिस्टलाइन मतलब जैसे नमक हमारा होता है ना, तो उसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, कण के फॉर्म में होता है, गोल्डन येलो होता है, ठीक है, सोने की चमक जैसा। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 155 डिग्री सेल्सियस, और ये सबलाइम कर जाता है वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब जहाँ पर एयर ना हो, ठीक है, आप वहाँ पे अगर रखोगे तो ये सबलाइम का मतलब होता है कि डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाना। सबलाइम का मतलब होता है सॉलिड से सीधा गैस बन जाना, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड नहीं जाएगा, सॉलिड से सीधा गैस बन जाएगा, उसको बोलते हैं सबलाइम। तो ये भी ऐसी ही होता है। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट है
अब यहाँ पर ये क्या है कि देखो ये किसके साथ, हैलोजन के साथ भी रिएक्ट करता है और जनरली ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि देखो Mn2CO10 और X2 दो हैलोजन लेने, X हो सकता है आपका ब्रोमीन, हो सकता है आयोडीन हो सकता है। तो यहाँ पर बनता है क्या, 2MnCO5X, ठीक है। समझ गए, X की जगह आपको यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसका भी मैं ऑर्बिटल डायग्राम डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ पर कोई डिस्कस करने का वो नहीं है। अब आता है इसका रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ जब Mn2CO10 दो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंस में, लिक्विड NH3 को हम अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये बनाता है 2Na + Mn - CO6-, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये आयनिक कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होता है, डायामैग्नेटिक नेचर होता है, ठीक है। डायामैग्नेटिक नेचर होता है, Mn2CO10 इज डायामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड Mn बॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट। मैंने बोला था ये डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल है ना, दो Mn2 हैं, तो मैंने बोला था जब भी डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल होंगे तो वो एक दूसरे से, वहाँ पे जो दोनों मेटल होंगे एक दूसरे से सिंगली बॉन्डेड सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे, ठीक है। और ये बॉन्ड जनरली क्या होता है जी, डायामैग्नेटिक होता है, इसलिए ये पूरा कंपाउंड भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये डायामैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन Mn2CO10। तो देखो यहाँ पर जो दोनों Mn एटम है, अपना इसको देखो, ये दोनों जो Mn एटम है, बोथ Mn एटम्स आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड बोलते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि Mn बॉन्ड की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2.79 एंगस्ट्रॉम। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है Mn का, एक Mn का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। कितना होता है, 6 होता है एक Mn का कोऑर्डिनेशन नंबर। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5, और एक यहाँ पे भी तो बन रहा है इस Mn से, तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्लियर है जी, आई होप आपको समझ आया हो। अच्छा, इसकी अगर Mn की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या होगा, Mn की हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्या होगा बताओ। तो ये Mn है ना, यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या होता है, D2sp3, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन होती है, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है। तो बस 2-3 कंपाउंड और बचते हैं हमारे, उनमें भी हमको ऐसे ही स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कल ही, ठीक है। तब तक के लिए इसे शेयर ज़रूर करें, इसका एक और पार्ट आने वाला है, और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और जो वो वॉइस इशू वाली वीडियोज़ है कल की, जो वहाँ पे वॉइस नहीं आ रही थी, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।